हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हैशटैग 3। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हैशटैग करके वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं हिस्ट्री। याद रखिएगा, जहां पे मैं आपको लेकर आया हूं 300 क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं ना मेरे प्यारे, सारा क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी। क्या सारा क्वेश्चन टपकेगी? अरे सारा नहीं, 30 क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी। यही सब क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप क्वेश्चन को पहले प्रिपेयर करेंगे बेहतरीन तरीके से, तब तो आप वहां पे सही कर सकते हैं ना। तो उसके लिए आपको पहले से तैयारी करना होगा। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूं हैशटैग 3। इसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा हैशटैग 4, हैशटैग 5। आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो आज मैं आपको बताने वाला जो हैशटैग 3 है, हम लोग 7 सेट तक डिस्कस करेंगे। क्या मेरे शेर नहीं हो, 7 सेट तक डिस्कस करेंगे। और हमें यकीन है इस बात की कि मैं आपको ऑफिशियल पेपर के साथ देखेंगे। कहां पे? जब आप लोग एग्जाम देकर आएंगे तो आप कहेंगे सर कि ऑफिशियल पेपर में, यानी हमारे एग्जाम के पेपर में वही क्वेश्चन पूछा गया था जितना सारा क्वेश्चन आपने बता चुका है। ठीक है, तो ध्यान से आपको क्लास को देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। स्किप करने के माइंड से उड़ जाएगा, कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। गारंटी इस बात की है कि क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उस समय कॉपी पेन लेकर बैठना है। बैठने के बाद जो क्वेश्चन आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है फटाफट एकदम नोट करते रहना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं सर हम लोग का सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। 90% स्टूडेंट को यह क्वेश्चन पता ही नहीं है। और जितना क्वेश्चन में लेकर आया हूं ना, एक बार याद रखिएगा, मैं एक बार बताना भूल गया हूं। जितना भी क्वेश्चन में लेकर आया हूं आप लोग का याद रखिएगा, PYQ का प्लस, PYQ मतलब प्रीवियस क्वेश्चन प्लस, याद रखिएगा ब्लूप्रिंट का एग्जाम प्लस, गेस पेपर जो भी आप लोगों को निकला है प्लस, उसके बाद मॉडल पेपर याद रखिएगा प्लस, सेलेक्टेड क्वेश्चन, इन सब को मिला करके मैं लाया हूं। इतना इजी नहीं है। कुछ दिन देखिए ना, अभी लगभग मान के चलिए कि हम लोग 10 दिन बाद आज डिस्कस कर रहे हैं। किसके बारे में? हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले तो मैंने नहीं बताया था। तो 10 दिन के बीच में ना कुछ समय लगा हम लोग को अरेंज करने में, इस कारण से आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। पर आज से सारा क्वेश्चन को आप लोग कंटिन्यू प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना ज्यादा हो सके आप लोग शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है ना उनको एग्जाम पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। और अगर उनको समझ में आ रहा है तो ये उनको पता नहीं चल रहा है कि हमारे पेपर में क्वेश्चन कहां से टपकेगी। तो आप लोगों की वजह से अगर किसी का भलाई हो जाए, क्या आप नहीं चाहते हैं? तो जितना ज्यादा हो सके एक बार शेयर करना ना भूलिएगा। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है? तो बताएंगे सर आदि ऐतिहासिक काल में। कहां पे? आदि ऐतिहासिक काल। कोई भी स्टूडेंट्स अगर फाउंडेशन कोर्स लिया था, मेरा फाउंडेशन याद रखिएगा, फाउंडेशन कोर्स लिया था अगर, तो वहां पे मैंने फर्स्ट क्लास के फर्स्ट जब डिफिनेशन कर रहे थे, मैं आप लोगों को डिफाइन कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, वहां पे फर्स्ट दिन में मैंने आप लोगों को बताया था इसके बारे में कि आदि ऐतिहासिक काल क्या है, क्या क्यों शुरू किया गया था, आपका हड़प्पा सभ्यता ही ऐतिहासिक काल में क्यों था। ये सब मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड किया था। इसलिए कहता हूं आप लोगों को थ्योरी लेक्चर देखना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव देखना जरूरी नहीं है। थ्योरी लेक्चर देखना जरूरी है मेरे शेर। क्यों पता है? क्योंकि थ्योरी लेक्चर अगर सही से हम लोग स्टडी कर लेंगे ना तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चुटकी में सॉल्व होगा, गारंटी इस बात की है। लेकिन हाँ, उससे एग्जाम से 10 दिन 15 दिन 1 महीना पहले ये नहीं होगा। कम से कम जब आप क्लास 11 में पास हो जाते हैं उसके बाद तुरंत क्लास 12 के एग्जाम का प्रिपेयर करना शुरू कर दें। अगर आपके घर के आसपास इस तरह से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है तो उनको अभी उनको गाइड कीजिए, अभी बताएं कि अगर आप 11 में है तो 11 का रिजल्ट का वेट मत कीजिएगा। 2-4 महीना बाद एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, उनको बोलिए कि घर में जैसे एग्जाम हो जाएगी क्लास 11 का, तुरंत आपको 12 की तैयारी कर देना है। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, वो धातु का नाम था लोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कालीबंगान स्थित है। कालीबंगान कहां पे स्थित है सर? राजस्थान में। याद रखिएगा, हालों से जोते हुए साक्ष्य, क्या हलों से जोते हुए साक्ष्य कहां पे मिला है? कालीबंगा में। फिर से मैं बोल रहा हूं, हलों से जोते हुए साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा में। याद रखिएगा, राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा की बस्तियां खुदाई की थी। अब ये ना 99% स्टूडेंट इसका गलत आंसर करके आएंगे। कितना? 1% होगा जो सही करके आएंगे, और 1% वो कौन है? जो थ्योरी लेक्चर को पूरा डीप से पढ़े। जैसे देखा हड़प्पा सभ्यता, अच्छा हड़प्पा सभ्यता बोटा है तो आपका और एक ऑप्शन रहेगा आपका, मान लेते चलिए स्वामी दयाराम स्वामी। ठीक है, तो उस समय वो मान के चले आएंगे, लेकिन वो तो ऑप्शन में है ही नहीं है। तो फिर कैसे करेंगे? अगर वो ऑप्शन में रहेगा
मतलब उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में बोला है। 1921 से क्या था आपका बनर्जी, आपका रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो क्या था, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। उन्होंने क्लिक करके आ जाएंगे। नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बस्तियों की खुदाई किसने करवाया था, खोज नहीं, बस्ती की खुदाई किसने करवाया था। तो बताएंगे सर, एक हो जाएगा सर जॉन मार्शल और एक हो जाएगा सर मार्टिन हिलियर। याद है, मार्टिन हिलर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये गहराई वाला क्वेश्चन है और यही स्टूडेंट्स फंस जाते हैं और कहते हैं सर मैंने तो सही करके आया था, पर गलत कहां से हो गया। यही कारण कि गलत होता है, उनको डीप से पता नहीं होता, इसलिए डिफिनेशन पढ़ना मेरे शेर बहुत जरूरी है। मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था। जो मुद्रा राक्षस इसके लेखक है, याद रखिएगा, विशाखा दत्त। याद रखिए, आ जाएगी विशाखा दत्त। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। क्या मेरे प्यारे, वेदों की संख्या कितनी है। वेद तो सर 4 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा नाम बताइए, नाम तो पूछेगा ही एग्जाम में, गारंटी है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो अगर नाम पूछा जाएगा तो बताएंगे सर ऋग्वेद। क्या, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्या, अथर्ववेद। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझिएगा, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद। क्या, ऋग, थोड़ा समझिएगा इस क्वेश्चन को, ऋग वेद। ऋग्वेद सबसे क्या है, सबसे पुराना, क्या, पुराना वेद है। लिख लीजिए मेरे लाल, सबसे पुराना वेद अगर आपसे पूछा जाएगा 4 में से तो बताएंगे सबसे पुराना वेद हो जाएगा हमारा ऋग्वेद। यस या नो, डाउन कर दीजिए एक बार। अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है लिखते रहना है। अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो है ना मौर्य वंश का शासक था, याद रखिएगा। अशोक जो था वह मौर्य वंश का शासक था। अशोक ने बौद्ध धर्म के बाद कौन सा धर्म को अपनाया था, सॉरी कलिंग युद्ध के बाद। तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म को। कौन सा, बौद्ध धर्म को। और इसी धर्म में उन्होंने कहा था आज के बाद ना मैं युद्ध करूंगा ना किसी को युद्ध करने दूंगा, ना मैं किसी को बलि दूंगा ना किसी को बलि करवाने दूंगा। जाति प्रथा वगैरह सारा चीज को उन्होंने भूलकर, इतना लहू खून, इतना रक्तपात देखने के बाद उनके हृदय दिल पिघल गया और वो कहता है कि आज के बाद मैं जिंदगी में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक होगी सर कल्हन। क्या जगह, कल्हन। क्लास देखने के बाद अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो एक बार डन कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद ये सब क्लास में ले आता पाता हूं। महाभारत की लड़ाई, क्या, लड़ाई, याद रखिएगा। क्या मेरे शेरनियों, लड़ाई कितना दिन तक चली थी तो बताएंगे सर 18 दिन तक। कौन से क्षेत्र का नाम था सर, क्षेत्र कहां पे हुई थी सर तो बताएंगे सर कुरु, कहां पे, कुरुक्षेत्र में। ये सब नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं सर, इसका किस भाषा में रचा गया था तो बताएंगे सर संस्कृत भाषा में। कौन सा भाषा था, संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर कि त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है तो बताएंगे सर बौद्ध धर्म से। किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और इसी तरह से ना एग्जाम से पहले आप लोगों का एक क्विक रिवीजन होगा, पूरा जबरदस्त क्लास होगी। एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले एक क्विक रिवीजन होगा, जहां पे टर्म 1 का अलग, टर्म 2 का अलग, ऑब्जेक्टिव का अलग और सब्जेक्टिव का अलग। एक भी क्लास को उस दिन मिस करना ना भूलिएगा। कितना बड़ा कोचिंग में आप क्यों ना पढ़ लिए हैं, लेकिन इस दिन एक भी क्लास को मिस करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है बताएंगे सर बौद्ध धर्म से। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या मेरे प्यारे, बौद्ध धर्म से संबंधित है। जी मैं जो कह रहा हूं ना सच है, बौद्ध धर्म से सही होगा। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया। आपसे पूछा गया है कि किस विद्वानों ने, कौन सा ऐसा विद्वान थे जो सबसे पहले भारत आया था। बताएंगे कौन हो जाएगा, फाहियान। क्या हो जाएगी, फाहियान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि महापरिनिर्वाण क्या है, इसके बारे में आपको आइडिया है, मैंने आपको बता चुका हूं। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। कहां पे मेरे लेल, कहां पे मेरे शेर शेरनियों, कुशीनगर में। कहां पे, कुशीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर कि महावीर का जन्म हुआ था। जो महावीर है इसका जन्म कहां पे हुई थी तो बताएंगे सर कुंडल वैशाली में। कहां पे, कुंडल 1 वैशाली में। कितना हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं सर, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आपसे पूछा गया है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। याद रखिएगा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या,
याद रखिएगा मेरे शेर शेरनियों, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आप लोगों का, टपाटप एकदम सही करके आना है। क्या? टपाटप सही करके आना है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो बताएंगे सर महावीर स्वामी। कौन हो जाएगी? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए इतना फास्ट में इसलिए मैं बता रहा हूं ना, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है इस सब क्वेश्चन के बारे में। जब पूरे साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ तो नॉलेज होगी ना, तो यही सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है, समझिएगा। क्वेश्चन 23 पे आते हैं। इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जो इब्न बतूता जी है वो किस देश के निवासी थे? कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो मोरक्को के रहने वाले थे। क्या? मोरक्को के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 26। किताबुल रहला में किसका यात्रा वृतांत है? मतलब किताबुल जो रहला है ना, किताबुल रहला, इसमें किसकी यात्रा के बारे में बेहतरीन तरीके से डिफिनेशन किया गया है, बताया गया है। कि तो किताबुल रहला में याद रखिएगा इब्न बतूता के बारे में बताया गया है। क्या? इब्न बतूता के बारे में बताया गया है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? प्री बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन याद रखिएगा पूछा गया था। अब ब्लूप्रिंट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। आपसे पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हैंसेंग को हम लोग याद रखिएगा क्या कहेंगे मेरे शेर शेरनियों? बताएंगे सर यात्रियों का राजकुमार हम लोग कहेंगे किनको? तो बताएंगे हैंसेंग को। किसको? हैंसेंग को। लेकिन भारत आने वाला सबसे पहला यात्री कौन था? तो बताएंगे सर फाहियान। क्या जगह? फाहियान। दोनों में बहुत डिफरेंट है, समझ में आ रहा है ना? दोनों क्वेश्चन में बहुत डिफरेंट है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कबीर। कबीर का नाम जैसे मैंने सुना, एक मेरे दिल पे एक बात ख्याल आया, समझिएगा। क्या मैं बता दूं आप लोगों को? समझिए, अगर जिंदगी में कुछ सीखना है ना तो इससे सीखिएगा। कबीर की बात अगर आपको ध्यान से समझ में आया, मतलब मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। हम लोग जाते हैं कहीं नदी नहाने। कहाँ पे? नदी। याद रखिएगा इस नदी के किनारे में हम लोग नहाते हैं। तो नदी के किनारे प्राइवेट मतलब सुन बैठने वाला जो बना हुआ रहता है, बहुत बड़ा है, लगभग 5-6 किलोमीटर का, तो बैठा हुआ है। तो हम लोग नहाते थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग नहाने गए थे, तो यहाँ से हम लोग उतरते थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग उतरते थे। यहाँ पे एक बॉय, क्या? एक बॉय और एक गर्ल्स, समझिए, एक बॉय और एक गर्ल्स पूरा यहाँ पे बैठकर पूरा मतलब झगड़ा। क्या? पूरा झगड़ा। ऐसा नौबत आ गया कि मारपीट का, समझिए, पूरा झगड़ा। लड़का का पास जो बाइक था वो था CD100। लड़का लोग को पता होगा, पता है ना जी आप लोगों को? CD100 क्या था? CD100 एक गाड़ी हुआ करता था। और हमसे काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज का व्यक्ति था वो। और दोनों क्या था, समझ में आएगा ना? दोनों क्या था, याद रखिएगा, दोनों का बीच में था ये रिलेशन। अब लड़की कह रही, यहाँ पे जैसे आके बैठी और लड़की कह रही कि मैं अब तुमसे नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, अब मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, उतना दिन आपके साथ रहे अब इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा। लड़का बेचारे भयभीत हो गया, डरा नहीं, मतलब अजीब सा फील हो रहा है कि मैं ऐसे इसको इतना दिन से इसी गाड़ी में बैठा रहा था, आज क्या हो गया जिस कारण से वो इस तरह से बोल रही है। उसका पूरा झगड़ा शुरू होना है वहाँ पे, पूरा एकदम मतलब सोचिए कि मारपीट का नौबत आ गया दोनों के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे लड़की कह रही है कि मैं इस गाड़ी में बैठा था अब नहीं बैठूंगा। तो लड़की कह रही कि लड़का बोल रहा कि अरे क्या बात है? बोल रहे लड़की बोल रही है आप कि देखो ठीक है किए थे, उनके साथ हम जा रहे थे। किसके साथ? मतलब दूसरा, समझिए ना, गर्ल्स का हमेशा दो होता है, हाथी का तार देखे ना, एक दिखाने का एक खाने का। तो हमेशा वो कहते थे, मतलब ये कह रही थी कि देखिए हम आप जो रहे थे अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारा गाड़ी सही नहीं है, तुम्हारा मतलब पोशाक वगैरह कुछ भी सही नहीं है। तो लड़का ने कहा कि अगर बॉडी से, अगर हमारे जिस्म से, अगर हमारे धन दौलत से अगर प्यार है तो तुम छोड़कर चली जाना, ठीक है। और उसके बाद अगर वो कह रही कि अगर हमसे है, बॉय कह रहा है अगर हमसे है तो मत जाना। तो लड़की बोल रही नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, धन नहीं है, तुम्हारे पास अच्छा बाइक नहीं है। क्या कहेंगे लोग? उठकर वो चले गए। आप सोचिए थोड़ा सा मेरे स्टोरी को, किसके लिए किया जाता है ये सब? आप खुद सोचिए किसके लिए किया जाता है ये जो हम लोग करते हैं। हम लोग का लास्ट नौबत आती है, याद रखिएगा, जिसके साथ है, मैं मान के चला मैं बॉय हूँ यहाँ पे और कोई गर्ल्स है, दोनों के बीच में हम लोग का रिलेशन है ये। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना तो नाक की नदियाँ भी हमें ना, नाक का नथनिया समझ में आता है। ये जो नाक के जो बहता है ना वो हम लोग को नथनिया समझ में आता है। ये नथनिया मतलब समझ, जो नाथ हम जो पहनते हैं, ठीक है। तो समझ हम लोग नहीं पहनते जी, गर्ल्स पहनती है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं जैसे है बॉय है और यहाँ पे गर्ल्स है, हम लोग की स्टार्टिंग होती है पोजीशन। जैसे स्टार्टिंग होती है ना, स्टार्टिंग होने के 2 से 3 साल के बाद अगर ज़्यादा गहरा रहा तो ठीक है, ये हैसियत पूछती है। कौन? गर्ल्स हैसियत पूछती है, हैसियत, और कहती है कि अब तुम्हारे साथ मैं नहीं रह सकता हूँ, तुम कमा भी नहीं रहे,
कुछ कर भी नहीं रहे, तो कैसे तुम्हारा साथ मेरे फादर शादी दे देंगे, कैसे मैरिज करेंगे मेरे फादर तुम्हारे साथ, तुम कुछ नहीं करते हो, कैसे मैं घर में बोलूँगा तुम्हारे बारे में। तब लड़का को ख्याल आता है, काश मैं 3 साल कुछ और कर लेता तो हो सके आज उस मुकाम पर पहुंच जाते। ऐसे ऐसे हजारों इंसान को मैं ठुकराता, ठोकर मारते अपने कदमों से, लेकिन उस समय हम इनके पीछे जिंदगी को खराब कर दिए। इससे ना इससे हमें इतना बड़ी शिक्षा मिला है, इस चीज़ से मेरे अपने आंखों के देखा हुआ है, इतना बड़ी शिक्षा मिला है कि जिंदगी में गर्ल्स बॉय है ना, बॉय के फीलिंग के साथ खेलती है। गर्ल्स को कुछ बोल देते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी रोना स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहते हैं? रोना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बॉय रो नहीं पाते हैं। सोचिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इनके साथ 3 साल रहना है या आपको 3 साल में करियर बनाकर इस तरह से हजारों इंसान को ठुकराना है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ये इनके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और लड़का के बारे में मैं बोल रहा हूँ, जो बॉय है ना, बॉय आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ये इंसान, हम लोग बॉय अपना ज़िंदगी हम लोग खुद खराब करते हैं, अपना ज़िंदगी खुद खराब करते हैं। कोई हमारी ज़िंदगी पे आकर मेरी ज़िंदगी खराब नहीं करती। हम लोग बोलते हैं ना, ये गर्ल्स आने के बाद मेरी ज़िंदगी खराब होगी, गलत बात है। उनको आने ही क्यों दिया? अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो आने क्यों दिया? आपने आने क्यों दिया? आपने जाल फैलाया, मछली आई और आपने पकड़ लिए, और वो भी मछली आपके कुछ दिन के बाद आपके हाथों से छूट गई। तब आपको समझ में आया, काश मैं उस जाल की जगह पूरे तालाब को खरीद लेता तो सारा मछली मेरे हो जाती। इसलिए मेहनत कीजिए, जरूर फल मिलेगी। ऐसा सिचुएशन कभी ना लाएं जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ घूम रहे हैं, जिसके साथ ऐश मौज कर रहे हैं, वही आपको कहेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, औकात क्या। जाहिर सी बात कहेंगे, क्योंकि हर फादर का और मदर का एक ख्याल होता है कि मेरे गर्ल्स को अगर मेरे डॉटर को अगर किसी जगह पे अगर मैरिज करवाऊं तो वो लड़का स्टैंडर्ड होना चाहिए, लड़का अर्निंग करने वाला होना चाहिए, लड़का का औहदा होना चाहिए, औकात होना चाहिए, स्टेटस होना चाहिए, कैरियर होना चाहिए। और उस समय कुछ नहीं करते हैं, 3 साल चुपचाप बर्बाद कर देते हैं और कहते हैं मेरा ही सब कुछ है। ये भी कहते हैं कि मेरा ही सब कुछ है, लेकिन ये समझ में आ गया क्या है? उड़ता हुआ पक्षी बाबू, कभी उड़ सकता है। हो सके गर्ल्स को अगर बुरा लगा तो मैं इनको लिए सॉरी चाहता हूँ, लेकिन ये रियलिटी है मेरे माँ, मेरे बहन, मेरे बड़ी बड़ी दीदी, ये रियलिटी है, ये हकीकत है। ये बस सोच कर देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि क्या मैं चीज़ बताया हूँ। ठीक है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा, 99% का लव जो होते हैं ना, 99% का लव ये दूसरा चीज़ के लिए होता है, और 1% जो है ना, वो एक इंसान को दूसरे इंसान से हो जाती है, एक इंसान को दूसरे इंसान से हो जाती है। लेकिन 90% मैं बता दूं, 99% ऐसा होता है जो स्टार्ट होती है 6 महीना, स्टार्ट होता है 1 साल, स्टार्ट होता है 2 साल, जोर से जो स्टार्ट होता है 3 साल, 3 साल के बाद कहानी अलग हो जाती है। तब एहसास होता है हम लोगों को इस तरह। इसलिए समय के साथ कभी खिलवाड़ मत कीजिए। समय है, पढ़ लीजिए, नहीं तो खून के आंसू रोएंगे एक दिन। याद रखिएगा, सब कुछ आपके पास होगी, लेकिन आपके पास शिक्षा नहीं होगा। इसलिए शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान रखें। इसलिए कहता है ना कि सब कुछ भुलाकर मैंने जिया इनके लिए, और उन्हीं ने आज ठुकरा दिया किसी और के लिए। समझ में आया? चलिए, खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ पे जाना, कहाँ पे नहीं, वो आपकी मैटर है, लेकिन मेरा बताने का काम है, मैं बता दिया। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी मेरे बात से बुरा लगा होगा तो मैं आप लोगों को लिए चाहता हूं सर सॉरी। लेकिन बाबू, रियलिटी में बोलूंगा, रियलिटी, वास्तविकता जो है जिंदगी का, एक स्टूडेंट्स का, एक टीचर, एक स्टूडेंट्स का, एक लड़का का, एक आदमी का, एक मैन का, वो मैं बताते रहूंगा हमेशा, चाहे आप माने या ना माने। लेकिन मानेंगे कब पता है? जब आपकी जिंदगी में ये उम्र पार हो जाएगी, तब एहसास होगा, इस चेहरा को देखेंगे और कहेंगे कोई था पढ़ाने वाला जिसका थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था, और वो हम लोगों को पढ़ा रहे थे और कहते थे ये बात, लेकिन उनका पढ़ाने का तरीका हमको अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये चीज़ जो उन्होंने बताया था ना, बिल्कुल सही था। खैर आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर पे आते हैं। कबीर के शिष्य थे, जो कबीर थे उनका शिष्य था सर रामानंद। कौन आ जाएगी? रामानंद। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाने वाला व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? विजयनगर से रिलेटेड में 4 क्वेश्चन बता दूं, समझिएगा। विजयनगर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई शासक था कृष्णदेव राय। विजयनगर
की स्थापना हरिहर राय और बुक्का राय ने किया था। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुआ था। कब हुआ था? 1336। विजयनगर साम्राज्य के में किस नदी किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी। क्या? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सल्तनत कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या जगह? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? विजयनगर पर शासन करने वाला 4 राजवंश था। क्या? 4 राजवंश था। सुलु वंश, तुलु वंश, संगम वंश और देखिए याद रखिएगा तुलु वंश, सुलु वंश, संगम वंश और अरविड़ वंश। तो इसमें आपसे पूछा गया ना सबसे पुराना, सबसे पहले मतलब, तो बताएंगे सर संगम वंश। क्या हो जाएगी? संगम वंश। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी सर 1206 में हुआ था। कब हुई थी? 1206। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कि अकबर की रचना किसने की थी? जो अकबर है इसकी रचना क्या था सर? अबू फजल ने। किसने किया था? अबू फजल ने। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्विक रिवीजन के लिए तैयार रहिएगा। आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? किसके अनुसार? आयन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में। इसको भी याद रखिएगा कि 90% स्टूडेंट जो है ना इसके बी करके आंसर आता है, बिल्कुल गलत है। वो कुछ और क्वेश्चन होगा जिसका आंसर 5 होगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम आपको याद रखना होगा आयन अकबरी 4 भागों में विभक्त था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी सी इज द करेक्ट आंसर। अकबर का संरक्षण कौन था? याद रखिएगा अकबर का वित्त मंत्री अगर आपसे पूछा जाएगा तो वित्त मंत्री था अकबर का टोडरमल। क्या? टोडरमल था। लेकिन अगर मैं बात करूं अकबर का संरक्षक तो बैरम खान था। कौन था मेरे शेर शेरनियों? बैरम खान था। ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं, बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी पे है। कहां पे? फतेहपुर सीकरी है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आते हैं सर, पद्मानामा बादशाहनामा किसने लिखी थी? जो बादशाहनामा है ना वो लिखने वाला व्यक्ति था अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन था मेरे प्यारे? अब्दुल हमीद लाहौरी। क्लास अच्छा लगे तो डन करना ना भूलिए। बस मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, रिजल्ट कीजिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। संथाल विद्रोह कब हुए थे? तो 1855 में। याद रखिएगा। पर आपसे पूछा कि किसने शुरू किया था, किसका नेतृत्व था? 2 भाई थे, सिद्धू और कानू। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं 59, राजमहल की पहाड़ी में मुख्यतः जो लोग रहते थे वो क्या थे? पहाड़ी और संथाल लोग थे। क्या थे? पहाड़ी और संथाल लोग थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? भारत आने वाला प्रथम जो यूरोपीय था ना वो है पुर्तगाल। कौन थे? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, रैटबाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे? जो रैटबाड़ी बंदोबस्त है इसके जनक थे मुनरो। क्या जगह? मुनरो और रीड। देखिए ये ऑप्शन ना थोड़ा सा समझिएगा, ये ऑप्शन मुनरो और रीड दोनों होगा, लेकिन अगर सिर्फ मुनरो रहे तो भी इनका आंसर आप सही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है ना हम लोग क्या करेंगे? #4 में डिस्कस करेंगे। क्या? #4 में। जो बीच में मैंने आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट किया हूं, मोटिवेट मतलब मैंने जो समझाया, मेरा रियलिटी जो देखे थे वो मैं आपको समझाया था। अगर अगर वीडियो को अच्छी तरह से देखें और देखने के बाद अगर अंदर से थोड़ा सा भी आपको अजीब फील हुआ है कि सर आपने गलत बताया, हम लोगों को करना चाहिए, हम लोग कर रहे हैं जो उसमें आप दखल दे रहे हैं, तो बिल्कुल मैं उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। मैं बार बार 2-3 बार बोल चुका हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी है। इसी तरह से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो मिलते हैं नया वीडियो में। तब तक लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ें।